Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 सितंबर 2024 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सोचोगे एक मिनट यार, आज तो 16 ही सितंबर है, आप 17 सितंबर का वीडियो पहले कैसे अपलोड कर दिए? तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उन बातों को सुनिएगा और इससे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो, हम लोग द हिंदू का वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, चाहे कुछ भी हो, डेली वो वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, है ना। तो वहाँ पे आपका न्यूज़पेपर का सेशन हम समाप्त कर देते हैं, एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, मेंस का क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन फिर भी कई सारी जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो मिस हो जाती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे पहले भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो चलाया करते थे। बट कई लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया कि सर ये जो सेपरेट वीडियो है इसको एक ही वीडियो में मर्ज कर दो मॉर्निंग वाले द हिंदू के वीडियो में। बीच में ये काम किया भी गया, लेकिन वीडियो में दोस्तों टाइमिंग के बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, है ना। और उसके बाद में सभी कंटेंट एक साथ मर्ज होकर रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। वो कैपेसिटी भी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है ऐसे वीडियोज़ को मैनेज करने की। फिर आप लोग भी यहाँ पे कवर नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वो कोशिशें हम सारी की सारी कर चुके हैं पहले ही। तो यार कई बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखता हूँ ना, तो मतलब थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूट ना जाए। और कई बार बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक होता है तो मैं इसको द हिंदू के वीडियो में ही इंक्लूड कर देता हूँ। आप देख पाते होंगे, भले ही मैं द हिंदू का वीडियो वो बनाता हूँ, उस पर टाइटल देता हूँ और न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, लेकिन कुछ रेलिवेंट टॉपिक होते हैं, चाहे वो पीआईबी का हो या दूसरे न्यूज़पेपर का हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, मैं इंक्लूड कर देता हूँ जब बहुत काम का आर्टिकल होता है तो, है ना। लेकिन उसी प्रकार से वेरियस सोर्सेज में कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल्स रह जाते हैं यार, उन सब को यहाँ पे कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक वीडियो में मैनेज नहीं हो पा रहा। और दोस्तों यहाँ पे कई सारे लोगों ने रिकमेंडेशन अपने दिए थे कि सर हम मॉर्निंग में आप ये 2 वीडियोस जो अपलोड कर दिया करते थे। पहले क्या हो रहा था, मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को 5 बजे डालता था, फिर उसके बाद में आपका द हिंदू का वीडियो अपलोड होता था 8 से 9 के बीच में। तो सर मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऐसा यहाँ पे कई सारे लोगों का कहना था कि 2 वीडियोज़ हम मॉर्निंग में उठ के कैसे मैनेज करें। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग के अंदर में बड़ा बदलाव कर दिया है, और ये टाइमिंग का बदलाव दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत मदद कर सकता है। जैसे मॉर्निंग में एक साथ जो 2 वीडियोस अपलोड हो रहे थे पहले, उसका टाइम हमने बांट दिया है। यानी ये जो आपका करंट अफेयर का वीडियो होगा डेली बेसिस पे, ये होना तो कल अपलोड होना चाहिए था सुबह 5 बजे, लेकिन उसको एक दिन पहले ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज यानी एक दिन पहले शाम को 8:30 बजे के आसपास ये वीडियो मिल जाएगा। तो जिनका टाइमिंग का इशू है, मॉर्निंग में नहीं देख पाते, वो अपना इवनिंग में देख लेंगे। जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, मॉर्निंग पर्सन है, वो अपना मॉर्निंग में कवर कर लेंगे, वीडियो तो अपलोड रहेगा ही, है ना। तो इस तरीके से सभी लोगों को इसके बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे। तो इसका एक टाइमिंग फिक्स कर देते हैं कि ये वाला जो अगले दिन का वीडियो होगा उसको एक दिन पहले शाम को 8:30 बजे मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, और उसके बाद अगले दिन पर आपको मॉर्निंग में द हिंदू 7:30 बजे के आसपास मिल जाया करेगा। तो आपका करंट अफेयर्स का एक पूरा हॉलिस्टिक कवरेज हो रहा होगा, जिसको लेकर आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे आर्टिकल में कहीं ये तो नहीं छूट रहा है, ये यहाँ पे तो नहीं छूट रहा है कि भाई इसने ये पढ़ा दिया, यहाँ पे इस वीडियो में ये है, इस वीडियो में ये नहीं है। तो ऐसा आपका थॉट नहीं आएगा, क्योंकि 2 वीडियोस कवर कर रहे होंगे तो हर एक चीज़ इसमें इंक्लूडेड होगी। एक वीडियो मैनेज करना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल सा हो जाता है, आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और ये वीडियो पहले की तरह ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक आर्टिकल मिलेगा, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में जाना, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपका स्कोर जो भी होगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर धीरे धीरे करके मैं इसमें मैप का क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे भी मेंस का क्वेश्चन दिया करूंगा, एडिटोरियल भी डिस्कस किया करूंगा, कुछ काम के आर्टिकल्स। तो 2 वीडियोज़ में आपका सभी करंट अफेयर्स का कॉन्टेंट कवर हो जाएगा। नाउ सवाल यह है कि सर ये 17 सितंबर का डेटा है, मतलब आपने टाइटल दिया है 17 सितंबर, आज आप यहाँ पे 16 सितंबर का इसमें डेटा प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो करंट अफेयर्स में यही होता है, आप जितने भी यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के जितने भी बड़े चैनल देख लो, है ना, जो सब यहाँ पे आपको कल मॉर्निंग में लाइव जो पढ़ाएंगे ना, वो कंटेंट एक दिन पहले ही रेडी होता है। तो वो आज का सारा कंटेंट होता है जो आपको कल एक्सप्लेन किया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो भी आज घटना होगी, अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कल वीडियो अपलोड कर रहा था तो आज इसको रिकॉर्ड कर देता इस समय पर, और कल यहाँ पर इसको सेट कर देता, कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाता। तो डेटा तो आज का ही है ना ये। तो वो यहाँ पे दिन भर की जितनी भी खबरें होंगी वो आपको मिल जाएंगी, एक दिन पहले ही आपको यहाँ पर ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कभी भी टाइम हो, 8:30 बजे से ही यहाँ पर आपका जो अपलोड हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर रात में जाग के पढ़ते हैं तो उस समय पर भी कवर कर सकते हैं। अगर कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो दूसरी चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये डेटा कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सीधा हेल्प मिल रही होगी। आई होप आप मेरी बात को यहाँ पर ये समझ रहे होंगे।
बाकी इन लेक्चर्स के जो PDF वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC, आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप इस लेक्चर के PDFs को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके दीपक यादव एजुकेशन लिखेंगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 13,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। बाकी ये जो मेरा सजेशन है दोस्तों, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, बहुत पहले 2022 में या 2021 में ऐसे ही मैं शाम को एक वीडियो डाला करता था और अगला वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग में डाला करता था। तो एक 8:30 बजे रात में मिल जाएगा इवनिंग वाला वीडियो, एक मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो आपका मिल जाएगा 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में। ठीक है, इससे यार मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास भी हज़ारों कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, सर मैं मॉर्निंग में नहीं कवर कर पा रहा हूँ, इसका कुछ कीजिए। तो ये एक बढ़िया सोल्यूशन यहाँ पे मेरे हिसाब से देखने को मिल रहा है। आप भी कुछ अपनी जो बातें हैं वो बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जो वीडियोज़ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये वीडियो अभी आया है फिर 2 दिन बाद फिर से बंद हो जाएगा, नहीं, अब की बार बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरा भी थोड़ा टाइमिंग का इशू था, क्योंकि देखो दोस्तों होता ये था, आप देख पा रहे होंगे, जब ये वीडियो मुझे मॉर्निंग में 5 बजे डालना होता था ना, तो जब मैं 5 बजे डालना होता था तो कंटेंट रेडी कर लेता था, कभी अपलोड हो पाता था कभी नहीं। देखो बहुत सारे और भी काम होते हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो इस वीडियो के लिए समय कभी मिल पाता था कभी नहीं मिल पाता था। तो एक ये भी टेंशन रहती थी यार कि चलो सुबह 5 बजे अपलोड करना है, तो कभी मैं उठ गया 3 बजे उठने के बाद मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसके बाद अपना 5 बजे द हिंदू आया तो द हिंदू का वीडियो थोड़ा सा तैयार करा, वो रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से वो हिसाब चल रहा था। तो कभी हो पाता था कभी नहीं हो पाता था। बट आप टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होगा, एक दिन पहले ही मैं आपको ये जो डेटा है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, और देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। सेशन में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इतना मैंने आपका टाइम वेस्ट किया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता होगा वीडियो में ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, सीधा कंटेंट में आता हूँ। बट प्रॉब्लम यह है कि आज मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि वापस से हम चीज़ों को पहले की तरह ही मैनेज कर रहे हैं। और बिलीव में दोस्तों, जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का मिलने वाला है। जैसे आर्टिकल नंबर 1, यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। अब देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो ये कंटेंट है, ये आपके GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी का हिस्सा है। आप करंट अफेयर्स का कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, वहाँ पे एनवायरमेंट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चर्चाओं में आए हैं। अब चर्चाओं में आने का पीछे का कारण क्या है, न्यूज़ क्या है? खबर यह है कि एक नई स्टडी यहाँ पर आई है। उस स्टडी में ये फाउंड किया गया कि जो ओजोन पोल्यूशन होता है, ये काफ़ी तेज़ी से हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 300 मिलियन टन्स के आसपास जो हमारा कार्बन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा लॉस होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हमें न्यूज़ पता चल गई कि भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खतरे में है आजकल। सवाल यह है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्टली आपसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। क्या होते हैं दोस्तों? जंगल के अगर आप देख पाएंगे अलग अलग टाइप्स होते हैं। आज मैं आपको वो सब क्लियर कर दूंगा। कई बार आपने टर्म देखा होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ऐसे ही पढ़ के निकल जाते होंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन इसकी जो मतलब है गहराई को वो समझिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दोस्तों वो वाले इकोसिस्टम होते हैं जो हमारे ट्रॉपिकल जोन्स में लोकेटेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सर ये ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? भाई आपने पढ़ा है ना कि वर्ल्ड मैप पर आपको देखने को मिलेगा, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में आपका निकलता है इक्वेटर, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन। अब इस ट्रॉपिकल जोन में कई सारे कंट्रीज आते हैं। भारत का भी आधा हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया इसी ट्रॉपिकल जोन में आता है। गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सूर्य की जो गर्मी है, जो किरणें हैं वो सीधा डायरेक्ट पड़ती हैं, ये सब हमको पता है। इस वजह से, इसी गर्मी की वजह से यहाँ पर टाइफून, साइक्लोन, विली विली या उसके बाद जो हरिकेन्स वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर आते हैं, है ना। अब दोस्तों एक और चीज़ है, यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, और जो जंगल पाए जाते हैं इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर में, उसी को हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में जो हिस्सा है, ये जो रीजन्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो जंगल प्रेजेंट है, जैसे भारत में भी वेस्टर्न घाट्स में आपको ये जंगल देखने को मिल जाएंगे, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन आएगा कि सर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा है, इसको तो हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा बन जाता है इसको क्या बोलते हैं? जो बच गया ऊपर का हिस्सा है इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए दोस्तों, ये जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, आज हमारे पृथ्वी पर जितना भी ज़मीन है, जितना भी लैंड सरफेस है, उसका 6%, ध्यान रखिएगा, 6% एरिया पे हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैले हुए हैं।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसका जो अपर कैनोपी है वो काफ़ी घना होता है। यानी सबसे बड़ी पहचान यह है क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, तो जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ का ऊपरी वाला जो भाग होता है काफ़ी घना होता है, काफ़ी घने पेड़ पाए जाते हैं। कैनोपी मतलब इस तरीके से यहाँ पर ये आप देख पाएंगे, अपर कैनोपी, मिडिल कैनोपी और लोअर कैनोपी, ये आपको नजर आएगा। तो हमारे ऊपर से जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा घने सॉरी ऐसे जंगलों के अंदर में पाए जाता है। ठीक है, और उन पेड़ों के अंदर में जो पत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन देकर, कि जो ये फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी से होता है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में खास बात यहाँ पर यह है कि इस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, अमाउंट न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि यहाँ पर जो जानवर वगैरह होते हैं, जानवर मरते भी हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो तेज़ी से यहाँ पर वो सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं उसी चीज़ के अंदर में ना। फिर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि 50% से ज़्यादा जो आज लैंड बेस्ड प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़, यानी हमारे पृथ्वी पर 50% से ज़्यादा जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, वो यहाँ पर इसी ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। जब बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो इसमें दो प्रकार के जंगलों की डिस्कशन होते हैं। एक होता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और एक होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल के अंदर भी दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसमें पता चल रहा है नाम से ही, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि ठंडा रीजन है। सॉरी, टेम्परेचर यहाँ पर आपको हाई देखने को मिल जाएगा, और जो बारिश है, गर्मी रहती है, सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा जो ठंडा कह रहा हूँ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गर्मी रहेगा ट्रॉपिकल रीजन में। और उसके बाद क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, पहले ही बता चुका हूँ, और बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। फिर भी बारिश कितनी ज़्यादा होती है, तो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर में 1800 से लेकर 2500 mm के आसपास यहाँ पर रेनफॉल आपको देखने को मिल जाता है। तो हर साल इतनी बारिश होगी तो आपका वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। और ऐसे जंगल जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है वो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाता है। अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कितनी बारिश होगी लगभग, तो वहाँ पे 800 mm से लेकर 1800 mm। यानी ये ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जहाँ पे बारिश खत्म होती है, यहीं से शुरुआत होती है रेन फॉरेस्ट के अंदर में। यहाँ पे 1800 से लेकर 2500 mm तक बारिश हो सकती है, यहाँ पे केवल 800 से लेकर 1800 mm। ये यहाँ पर डिफरेंस है। और अगर आप डिफरेंस पढ़ना चाहेंगे तो रेन फॉरेस्ट आप देख पाएंगे इस तरीके से हरे भरे घने होते हैं, अच्छी खासी बारिश की वजह से हमारे दुनिया के वार्म रीजन में लोकेटेड हैं। लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट थोड़े से सूखे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे लगातार पतझड़ होता है, जो पत्ते वगैरह हैं पेड़ों से लगातार वो झड़ते रहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं, अब वो फैक्ट्स यहाँ पर इतने काम के हैं नहीं ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि जो हमारे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जिसमें हमारे ये दोनों ही प्रकार के फॉरेस्ट कवर हो जाएंगे, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो चाहे वो डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो दुनिया भर में ब्राज़ील हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इंडोनेशिया, पेरू, कोलंबिया, है ना, ये सब वो कंट्रीज़ है जो हमारे ज़्यादातर साउथ अमेरिका में, फिर अफ्रीका के अंदर भी हैं, फिर साउथ एशिया में भी हैं। तो इन कंट्रीज़ के अंदर में यहाँ पर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो अब अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ हैं, कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिर साउथ अमेरिका की भी कंट्रीज़ यहाँ पे आपको नजर आएंगी, बोलिविया, इक्वाडोर, गुयाना, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलेशिया, लाओस, म्यांमार। ये सब वो देश हैं दोस्तों जहाँ पे इस प्रकार से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसमें इंडिया भी है, इंडिया में भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इन सब देशों का अगर एक ऐसा डेटा निकालें कि इन देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जिसपे सबसे ज़्यादा ये जंगल है, तो वो ब्राज़ील है। सभी को पता है भाई, ब्राज़ील के पास में अमेज़न फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा जंगल है। कई बार यहाँ पर हम बोल देते हैं अमेज़न फॉरेस्ट हमारे दुनिया का लंग्स है ना। तो जो ब्राज़ील है उसके पास में लगभग कह सकते हैं प्लानिट का 1/3 के आसपास जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो आज के समय पर प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक और सबसे खास बात होती है, वो ध्यान रखिए, हमारे पृथ्वी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इन जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे करते क्या हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन को यहाँ पर वो लेते हैं, है ना। तो बहुत सारा जो कार्बन है इनमें एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, जमा हुआ है, कार्बन स्टोर हुआ हुआ है। तो मेंशन किया जाता है अच्छी खासी मात्रा में हमारे पृथ्वी का कार्बन ये जो जंगल है वो अपने अंदर में स्टोर करके रखते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है।
सिंपल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, किसी को भी बता पाएंगे। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार ज़रूर से मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। हमारा 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर यार सपोर्ट कर सकते हैं वीडियोस को। और मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 6 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है हमारा, एक बड़ा मिशन है जिसको आप सभी लोग अचीव करवा सकते हैं। फिर अगला जो हमारा दूसरा न्यूज़ है वो बात हो रही है स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली देखो कई सारे एग्जामिनेशन में डिफेंस को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसी के आधार पर हम ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सवाल यह है कि हमारे पास में खबर क्या निकल कर आ रही है। तो न्यूज़ यह है कि जो यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों, इन्होंने एक क्लियरेंस दे दिया है यूक्रेन को कि यूक्रेन यहाँ पर ये वाले जो मिसाइल हैं ये इस्तेमाल कर सकता है रशिया की टेरिटरी में। ये मिसाइल होते बहुत खतरनाक हैं, कंक्रीट वाले हिस्से को भी फाड़ कर अंदर जाकर ये विस्फोट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये मिसाइल क्या है दोस्तों? लो ऑब्जर्वेबल लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता यह है कि मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ये वाली जो मिसाइल है आपकी स्टॉर्म शैडो, ये क्रूज मिसाइल है जो लंबे रास्ते के लिए या जो दूर का टारगेट है उसको हिट करने के लिए यहाँ पे हम ये लॉन्च करते हैं। अब दोस्तों क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? जो आपकी नीचे नीचे ही एनवायरमेंट में चलती रहेगी और अपने टारगेट को सीधा हिट कर देगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती हैं? जहां से आप लॉन्च करोगे पहले ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके यहाँ पर एनवायरमेंट से बाहर निकलेगी, फिर वापस से एनवायरमेंट में एंटर करेगी और ग्रेविटी की जो ताकत है उसको लेकर सीधा अपने टारगेट को हिट करेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलती है, क्रूज मिसाइल हमारी इस तरीके से चलती है। तो ये जो आपकी स्टॉर्म शैडो मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, लंबे रेंज वाली, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल आपसे बन सकता है इस मिसाइल को किसने बनाया है? तो यूके और फ्रांस ने मिलकर इसको डेवलप किया है। स्टॉर्म शैडो ध्यान रखिए ये ब्रिटिश नेम है, फ्रांस ने मिलकर बनाया है इसके साथ में। तो यूके इसको स्टॉर्म शैडो बोल देता है, फ्रांस के अंदर में इस मिसाइल को स्कैल्प ईजी के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल का मेन टारगेट है बड़े बड़े विस्फोट करना, बड़े टारगेट्स को हिट करना। कोई बड़ा एयरबेस है, रडार इंस्टॉलेशंस हैं, कम्युनिकेशन हब है, कोई पोर्ट है, वो सबको यहाँ पे उड़ाना है, तो उसके लिए ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आज के समय पर दुनिया भर में कई सारे देश हैं जो इस मिसाइल का यूज़ करते हैं। जैसे इजिप्ट की एयरफोर्स के पास में है, हमारे भारत के एयरफोर्स के पास में भी है ये मिसाइल। उसके अलावा इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई के पास में भी दोस्तों यहाँ पे ये मिसाइल सर्विस में है, ये बताया जा रहा है। तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर की दूरी पर आपका दुश्मन है, आप उसको हिट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महंगी ये मिसाइल मानी जाती है, इसमें बहुत सारे फीचर्स एडेड हैं। कुछ इस तरीके से ये मिसाइल दिखती है, इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसी नज़र आएगी। इसमें कुछ विंग्स हैं, गाइडेंस सिस्टम है, आगे वॉरहेड रखा होता है जो यहाँ पर तबाही मचाएगा। टर्बो फैन इंजन यहाँ पर यूज़ किया गया है। टोटल वेट 1300 kg के आसपास है। स्पीड इसकी मार्क 0.8 है। रेंज मैं आपको बता ही चुका हूँ, 250 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ये हिट कर सकती है। कितना ही हार्ड एरिया क्यों ना हो, कितना ही गहराई में एरिया क्यों ना हो, उसको हिट कर पाएगी ये आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये देखिए, इस मिसाइल को अगर आप तोड़कर समझेंगे, वैसे तो ये मिसाइल ऐसे दिखाई पड़ती है, इसको अंदर से भी देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है। इसमें प्रीकर्सर लगाया है, बॉम्ब भी लगाया गया है। अगर मान लो कोई बंकर बना हुआ है, अंदर की साइड में जो बंकर बनाए जाते हैं यहाँ पे छिपा जाता है मिसाइल्स वगैरह के टारगेट से बचने के लिए, उसको भी ये भेद सकता है। मान लीजिए मिट्टी है इधर, ये कंक्रीट है, तो ये मिसाइल से आप अटैक करेंगे तो पहले इसका प्रीकर्सर जाएगा कंक्रीट तक, यहाँ पर एक पूरा रास्ता बना देगा, फिर इसका जो बॉम्ब है वो जाएगा इसके पीछे पीछे और टारगेट में जाकर बंकर को हिट कर देगा। ये इसकी ताकत है, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा किस किस ने मिलकर इसको बनाया है। रेंज वैसे 250 किलोमीटर बताई जा रही है, बट इसकी रेंज बढ़ाकर 500 किलोमीटर्स तक भी की जा सकती है। इसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं जो जिसको बारे में हम अभी डिस्कशन कर ही चुके हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। मज़ा आ रहा है। अगला आर्टिकल बहुत काम का है। यहाँ पे बात हो रही है सुबर्णरेखा रिवर के बारे में। इसके बारे में हमने द हिंदू के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था आज से कुछ दिन पहले। आज का तीसरा न्यूज़ आर्टिकल है, जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के साथ में आप लिंक कर पाएंगे। सवाल यह है कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो रिसेंटली खबर ये पब्लिश हुई है, एक बड़े साइज़ का पाइथन जो अजगर है वो हाल ही में इसी नदी से रेस्क्यू किया गया वेस्ट बंगाल में, जिसको लेकर कई सारे खबरें कवर की गई, जिस वजह से एक वहाँ पर एक भगदड़ सी मच गई थी इस नदी के आसपास, जिस वजह से वो न्यूज़ में बनी हुई है।
तो एग्जाम में अगर आपसे सुबर्णरेखा नदी के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी, चला ये जानते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी नदी है जो कि ईस्टर्न साइड पे बहती है, कई सारे राज्यों से गुजरती है। ईस्टर्न साइड पे बहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका पर्टिकुलर मैप है, इस मैप में डायरेक्शंस कैसे होती हैं, ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब मान लो ये इंडिया है तो ये नदी इस तरीके से आती है और ईस्टर्न साइड में बहती है। ध्यान रखिए, ये जो वर्ड है सुबर्णरेखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रैक ऑफ गोल्ड। यानी ये नदी जानी जाती है कि भाई यहाँ पर एक गोल्ड का, सोने का स्टोर हाउस है ये, इस वजह से यहाँ पर हम इसको सुबर्णरेखा बोल देते हैं। ये नदी, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इंटरस्टेट रिवर है, तो इंटरस्टेट रिवर मतलब क्या होता है, जो कई सारे राज्यों से बह रही हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर झारखंड से नदी बनकर आती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए, ओडिशा से होते हुए सीधा वो समुद्र में जाकर बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। ये नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड के अंदर में एक रांची डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पास में एक गांव है नागरी विलेज, वहीं करीब से ये 600 मीटर की ऊंचाई से नदी बनकर आती है। ध्यान रखिए, इसको अगर हम पर्टिकुलरली मैप में एक बार देखना चाहें तो ये है वो सुबर्णरेखा रिवर, ये है हमारा झारखंड का मैप, ये है वेस्ट बंगाल, आगे ओडिशा, इस तरीके से नदी आई और ये झारखंड से होते हुए आगे वेस्ट बंगाल से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी का लोकेशन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इस नदी की टोटल लेंथ 395 किलोमीटर्स के आसपास है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये हमने समझ लिया। इस नदी पे एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसको बोलते हैं चंडल डैम। इस नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, जैसे मान लो ये नदी है तो इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती हैं जो इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको हम ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, ध्यान रखिएगा सुबर्णरेखा की। पहली है खारकई, दूसरी है कांची और तीसरी है कारकई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां आपको यहाँ पे नजर आती हैं। समझ गए इस बात को। उसके अलावा एक और रेलिवेंट चीज़ जिसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये जो सुबर्णरेखा नदी है दोस्तों, ये कई सारे इंडस्ट्रियल टाउन से होती हुई गुजरती है, कई सारे इंपॉर्टेंट शहरों से होती हुई गुजरती है, जिसमें जमशेदपुर भी है, फिर चाईबासा, रांची, भद्रक, ये सब इंपॉर्टेंट टाउन्स है, इंडस्ट्रियल टाउन्स है। यहाँ से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल के अंदर में ये नदी जाकर गिर जाती है। ठीक है, बाकी इसके ट्राइब्यूटरीज के बारे में ऑलरेडी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। आज का आपने थंबनेल वाला आर्टिकल देखा होगा। थंबनेल का टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में आप इसको लिंक कर पाएंगे। दोस्तों कई बार आपने टार्डीग्रेड्स के बारे में सुना होगा। आज हम टार्डीग्रेड्स के बारे में हर एक वो बात डिस्कस करेंगे जो चर्चाओं में रहती है। बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे टफ एनिमल है, चाहे कितना ही ठंड हो, चाहे कितनी गर्मी हो, आराम से जीवित रह सकता है। इसका इतिहास देखें, डायनासोर मर गए लेकिन उस एक्सटिंक्शन पीरियड को भी ये सर्वाइव कर गया टार्डीग्रेड्स। इतना ज़्यादा कठोर जानवर या इतना ज़्यादा कठोर जीव है, इसको माइक्रो एनिमल बोला जाता है। अब ये माइक्रो एनिमल क्या है, कैसे वर्क करता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। आज का ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, सबसे पहले हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, खबर क्या है। खबर यह है कि दोस्तों टार्डीग्रेड्स को लेकर इसकी एक डिटेल्ड 3D जो इमेज है, पहली ऐसी जो इमेज है, इसको डिस्कवर किया गया। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इतने खतरनाक एनवायरमेंट्स आए, इतना खतरनाक समय आया, कई सारे जानवर दुनिया में आए, खत्म हो गए, पूरी तरह से विलुप्त हो गई प्रजातियाँ, लेकिन वो सब टाइम पीरियड को टार्डीग्रेड सर्वाइव कर गए। और टार्डीग्रेड कैसे सर्वाइव कर गए वो सारे टाइम पीरियड, उसके बारे में रिसर्चेस की जा रही हैं। काफ़ी सारी जानकारी हमारे सामने आई है कि इन टार्डीग्रेड्स में कुछ स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से ऐसे हार्ड टाइम्स को भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो कौन कौन से फीचर्स है वो भी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक बातों को। टार्डीग्रेड्स होते क्या हैं। टार्डीग्रेड को कई बार हम वाटर बियर बोल देते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये टार्डीग्रेड नज़र आता है, देखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, छोटा सा यहाँ पर एक एनिमल है, माइक्रो एनिमल है, ध्यान रखिए। अब होता यह है, इसको वाटर बियर बोल देते हैं, कई बार मॉस पिगलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। माइक्रोस्कोपिक 8 लेग्ड एनिमल्स हैं, यानी कि इसके जो पैर हैं आप देख पाएंगे तो 8 पैर इसके नज़र आते हैं, बहुत ही छोटे साइज का होता है, 8 पैर हैं इसके। ठीक है, और एक फ्री लिविंग टाइनी इन्वर्टिब्रेट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, इन्वर्टिब्रेट है, यानी कि इसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, ध्यान रखिए। उसके अलावा ऐसे टार्डिग्रेड्स की जो प्रजातियां हैं, पूरे दुनिया भर में 1300 से ज़्यादा स्पीशीज़ यानी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पाया कहाँ पे जाता है, ज़्यादातर पानी में या समुद्र में देखने को मिलेगा। और समुद्र इसलिए भी यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसको एक थोड़ा सा पानी का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बॉडी के आसपास पानी रहेगा तो ये
डिहाइड्रेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि बॉडी से पानी खत्म नहीं होगा। वैसे अगर आप इसकी बॉडी से पानी निकाल दोगे ना, तो भी यहाँ पर एक ऐसी स्टेज में चले जाता है बेहोशी की, लेकिन पानी वापस से इसको दे दोगे तो ये वापस से जीवित हो जाता है। इतना ज़्यादा हार्ड है ये। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो टार्डिग्रेड्स हैं ये हर प्रकार के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे कैसा ही एनवायरमेंट क्यों ना हो, चाहे समुद्र में कितनी गहराई डीप सी क्यों ना हो। ये टार्डिग्रेड कितना खतरनाक हो सकता है या कितना टफ हो सकता है ये जानिए। जो गामा रेडिएशन होते हैं, गामा रेडिएशन अगर आपके बॉडी में चले जाएं तो डीएनए आपका बर्बाद कर देगा बॉडी के अंदर का, लेकिन ये टार्डिग्रेड्स को कुछ नहीं होगा गामा रेडिएशन से। टार्डिग्रेड बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, आप ये देखिए। इनको बिना ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी बिना खाने के 10 साल तक ये सर्वाइव कर सकता है। इतना ज़्यादा टफ माइक्रो एनिमल है ये टार्डिग्रेड। अर्थ का अल्टीमेट सर्वाइवर यहाँ पर इसको बोला जाता है। चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, चाहे खौलता हुआ पानी क्यों ना हो, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो जाए, या कितनी ठंड क्यों ना हो, यानी कि -272 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो जाए, चाहे कैसा भी रेडिएशन हो, चाहे स्पेस वगैरह हो, सभी एनवायरमेंट में ये जिंदा रह सकता है टार्डिग्रेड। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्रिप्टोबायोसिस, जिसके बारे में बात की गई है। क्रिप्टोबायोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन है कि भाई इसको अगर खाना पानी भी ना मिले तो भी 10 साल तक यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये है टार्डिग्रेड। ठीक है, छोटा सा है साइज, केवल 1 mm से भी छोटा है साइज। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता रहा था, इस वजह से माइक्रो एनिमल इसको बोला जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, और जो हार्ड कंडीशंस वाले एनवायरमेंट होते हैं ना, उस एनवायरमेंट में अगर कोई जानवर सर्वाइव कर जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रोमोफाइल्स। ध्यान रखिए। अब ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं, इसमें कुछ और कैटेगरीज भी हैं। टार्डिग्रेड्स तो हैं, टार्डिग्रेड्स के अलावा रेड फ्लैट बाघ बीटल ये भी हैं जो -150 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट टार्डिग्रेड इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब उसके बाद दोस्तों टार्डिग्रेड्स को लेकर कुछ और स्पेशल बातें बताई जा रही हैं। इसके फिजिकल फीचर, साइज़ में बहुत छोटा सा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। 0.04 इंचेस के आसपास इसका साइज़ है। इनकी जो ये छोटा सा शरीर है ना, इसमें कोई भी हड्डी नहीं है, बिना हड्डी का शरीर है। तो बिना हड्डी का शरीर है तो इनके स्केलेटन को सपोर्ट कैसे मिलता है? जो इनके बॉडी के अंदर कोई ढांचा है, कोई स्केलेटन प्रेजेंट है, जैसे हमारे यहाँ बॉडी के अंदर में हड्डियों का ढांचा है पूरा, है ना, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है? एक ऐसा स्केलेटन होता है जहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती, एक लिक्विड इसमें भरा होता है, और जो लिक्विड भरा होता है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हेमोलिम्फ। जैसे आप देख पाएंगे ऑक्टोपस है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। लेमो जो यहाँ पर इसके अंदर में हेमोलिम्फ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ होता है इसके अंदर में। इस वजह से चाहे कितना भी छोटा एरिया हो, कितना भी छोटा होल क्यों ना हो, उसमें से ऑक्टोपस पास हो जाता है, जैसा आप देख पाएंगे। तो ऐसे स्केलेटन को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ध्यान रखिए। अब ऐसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के साथ में रहने वाले कई सारे जीव पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। नेमाटोड हैं, उसके अलावा सिनिडेरिया है, एनिलिडा है, फ्लैट वर्म्स हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये नाम आपको दिए जा सकते हैं, बताइए यहाँ पर ये किस तरीके का स्केलेटन इनमें होता है? तो वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे टार्डिग्रेड्स को, तो इनका जो माउथ है छोटा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये अपने अंदर खींच लेता है, सक कर लेता है उन न्यूट्रिएंट्स को, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सक कर लेता है। अब ये क्या फोटो है दोस्तों? टार्डिग्रेड चांद तक पहुंच चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये पब्लिश हुई हैं, चांद पर भी टार्डिग्रेड्स पहुंच चुके हैं, जो चांद को पल्यूट कर सकते हैं, और हमारे चंद्रमा के ऊपर में इनकी आबादी बढ़ सकती है। कहोगे क्वेश्चन यह है कि चांद पर गया कैसे ये? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे इजराइल का एक इंपॉर्टेंट मून मिशन। आज से कुछ सालों पहले 2019 में, या और भी बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इजराइल का एक इंपॉर्टेंट मिशन था जो मून पर इजराइल भेजना चाहता था। और वो मिशन दोस्तों यहाँ पर ये था, बेयरशीट इसका नाम है। तो ये इस बेयरशीट के अंदर में इजराइल का टारगेट था कि कई सारी चीज़ों को ये चांद पर लेकर जाएंगे। इसमें केवल एक लैंडर था जो चांद पर उतरता, जैसे चंद्रयान 3 में एक रोवर भी था ना, तो वो चांद पर चलता है। यहाँ पे कोई रोवर नहीं था, केवल एक लैंडर प्रेजेंट था। अब हुआ दोस्तों यहाँ पर ये कि इनका ये मून मिशन फेल हो गया, और पता है इसी मून मिशन में इजराइल ने क्या किया था? इसी लैंडर के अंदर में एक कंटेनर रखा हुआ था जिसमें हज़ारों टार्डिग्रेड्स इन्होंने भर दिए थे। उन टार्डिग्रेड्स को ये चेक करना चाहते थे कि भाई पृथ्वी पे तो कैसी भी कंडीशन में ये रह सकते हैं, चाहे प्रलय भी आ जाए ये रह सकते हैं, लेकिन क्या स्पेस में ये जीवित रहेंगे? ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये पूरा कंटेनर इसके अंदर में रखकर ये मिशन को लॉन्च किया गया। ये मिशन हो गया फेल, और जो ये कंटेनर था दोस्तों यहाँ पर ये पहुँच गया चांद पर।
तो बताया जा रहा है, कई सारे रिपोर्ट्स के थ्रू मेंशन किया जा रहा है कि जो ये टाइनी एनिमल है ये आराम से सर्वाइव कर रहे होंगे, वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो स्पेस में ये घूम रहे होंगे आराम से। तो ये भी जानकारी हमारे पास में यहाँ तक पहुँच चुकी है। आई होप आपको टार्डिग्रेड्स के बारे में बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आज का 5वां आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। एक्सरसाइज अल नजह के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, कई आर्टिकल्स आपने अल नजह को लेकर पढ़ लिए होंगे। आइए बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। तो खबर यह है कि हाल ही में इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो है ये निकल चुका है इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अल नजह जो अभ्यास है ये कौन से 2 देशों के बीच में होता है, पहला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिए, ये भारत और ओमान के मिलिट्री के बीच में होने वाला अभ्यास है, एक जॉइंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज अभी शुरू हो रही है, या कह सकते हैं हो चुकी है। आज 16 सितंबर है, वैसे 17 सितंबर का वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 13 सितंबर से इस अभ्यास को शुरू कर दिया गया है। 26 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। कहाँ पे हो रहा है? ओमान के अंदर एक जगह है सलाला करके, वहीं पर यह अभ्यास चल रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है अल नजा, ज़रा इसके बारे में बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिए। ये 2015 से यहाँ पर हर 2 साल में कंडक्ट किया जा रहा है, कभी भारत में होता है, कभी ओमान में होता है। जो आखिरी एडिशन जो हुआ था वो भारत में हुआ था, राजस्थान के अंदर में। इस वजह से अब की बार वाला एडिशन ओमान में हो रहा है। इंडियन आर्मी की साइड से जो हमारा बटालियन है इन्फेंट्री रेजिमेंट का, उसके 60 यहाँ पे जवान जो है वो भेजे गए हैं इस अभ्यास के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ओमान दोस्तों यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश ही है, बस आप ऐसे कह सकते हैं। भारत की एक बाउंड्री लगती है तो वो अरेबियन सी, यानी कि इसको मैरीटाइम बाउंड्री आप कह सकते हैं, फिर भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यह है इंडिया, ये रहा यहाँ पर हमारा ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। देखिए दोस्तों, इतिहास देखें तो ओमान और भारत के संबंध लंबे समय से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रिलेशंस इनके लंबे समय से अच्छे हैं। ओमान भारत को कई सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है ना। ओमान कई सारी चीज़ें भारत को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें खजूर हैं, डायरूट्स हैं, पर्ल, शार्क फिन्स, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ओमान को हम बेचते भी हैं, जिसमें चावल, मसाले, टेक्सटाइल, क्लॉथ, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो व्यापार भी अच्छा खासा होता है। तो अभी जो ये अभ्यास हो रहा है, जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में, इससे भारत ओमान के जो संबंध हैं वो और मजबूत हो जाएंगे। इस अभ्यास का मेन टारगेट है कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, बेसिकली उसको काउंटर करना है ना। यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके तहत यहाँ पर ये आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो अभ्यास है ये डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर में किया जाएगा। प्लस कई सारी चीज़ें जो ओमान के मिलिट्रीज को आती होंगी वो हमको सिखाएंगे, हम उनको सिखाएंगे, तो इससे रिलेशंस और ज़्यादा डेवलप होंगे। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव एग्जाम्पल यूपीएससी का 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आपसे एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में पूछ लिया गया। इसको लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, क्या ये जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच का? नहीं भाई, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। आप लोग मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि जो ये अभ्यास है ये भारत और कौन सा दूसरे देश के बीच में होता है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता है ना, तो आप इसका जवाब वैसे ही दे पाएंगे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो पहला इसमें भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो सही तो हमारा 2, 3 एंड 4 है। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वो कौन सा देश है जिसके साथ में भारत इस एक्सरसाइज मित्र शक्ति नाम के अभ्यास को कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं टॉपिक पर। तो भारत ओमान के रिलेशंस, जैसे मैंने बोला, और मजबूत होंगे, डिफेंस रिलेशंस। क्योंकि दोस्तों ओमान को आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एक पोर्ट है, दक्म पोर्ट, जिस पोर्ट को ओमान ने मतलब क्या करा है, भारत को दिया है। भारत के पास में इस पोर्ट का एक्सेस है, जिससे हम चाइना को टारगेट कर सकते हैं, है ना। चाइना को एक सबक सिखा सकते हैं। चाइना जैसे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा ये जो दक्म पोर्ट है ओमान के अंदर में, जो ओमान ने एक्सेस दिया है हमें, यह पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओमान में सुल्तान हुआ करते थे, ओमान के सुल्तान, सुल्तान काबूस, ये भारत से ही पढ़ाई इन्होंने की थी। इन्होंने यहाँ पर इनके समय पर अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंडिया और ओमान के रिलेशंस को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गए, जिसके बाद से इनके जो संबंध हैं ओमान और भारत के, वो लगातार बने हुए हैं आज के समय पर भी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट पैन लैंड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, हमारा 6ठा आर्टिकल है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूज़ यहाँ पर क्या है पहले ये जान लीजिए। खबर यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने हाल ही में 256 एकड़ की जो ज़मीन है सॉल्ट पैन लैंड मुंबई के अंदर में, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। ये ज़मीन को ये ट्रांसफ़र कर देंगे धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे शहर वगैरह बनाया जाएगा, लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट हुआ, ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं इसका लगातार क्रिटिसिज्म करने लगे, कहने लगे कि भैया ये सरासर गलत है,
ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट पैन लैंड्स को लेकर हमारा जो नियम कानून है वो कुछ और बोलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि सॉल्ट पैन लैंड्स होते क्या हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये मामला क्या है, इतने एकड़ की ज़मीन पे ये शहर बसाने की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, सॉल्ट पैन लैंड्स हमारा एक लो लाइंग एरिया होता है। ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर एक समय पर समुद्र का पानी हुआ करता होगा। वो पानी दोस्तों सूख गया या ख़त्म हो गया, तो जो, क्योंकि आपको पता है नमक वगैरह पाया जाता है समुद्र के पानी में, समुद्र का पानी खारा होता है ना, उससे ही सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई वाटर बॉडी थी, खारा पानी था, वो पानी हो गया ख़त्म, अब पानी उड़ गया, नमक बच गया, यहाँ पे नमक के साथ साथ कई सारे मिनरल्स बच गए। तो ऐसे एरिया को हम सॉल्ट पैन लैंड्स बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो ये वो ज़मीन होती है जो लो लाइंग लैंड्स हैं, जहाँ पे एक समय पर समुद्र का पानी हुआ करता था, लेकिन अब वो सूख चुका है, हट चुका है, उसके बाद यहाँ पे केवल नमक बचा हुआ है और दूसरे मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। समझ गए? ये वाले एरिया जो होते हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ये हमारे शहरों को बाढ़ वगैरह से बचाते भी हैं, क्योंकि ये बहुत सारा पानी अपने अंदर सोख लेते हैं जब बाढ़ वगैरह आती है। उसके अलावा जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, क्योंकि ऐसे जो लैंड्स होते हैं ना, ये हमारे समुद्र के किनारे ही होते हैं, जहाँ पे पानी सूख गया है, नमक हमको मिल गया है। लेकिन दोस्तों हमारे पास में ऐसे कोस्टल एरियाज़ को, जो यहाँ पर तट वाले रीजन है, इसको रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट नियम है। तो ये जो जोन का नोटिफिकेशन है 2011 का, वो ये बोलता है कि जो हमारे सॉल्ट पैन्स होते हैं ना, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के 1B कैटेगरी में कवर किए गए हैं। तो कहने का मतलब है सॉल्ट पैन ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये वो एरिया होता है केवल और केवल यहाँ से आप नमक निकाल सकते हैं और नेचुरल गैस को निकाल सकते हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये हमारा नियम बोलता है। और दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि भाई इसके बड़े एरिया पे पूरा शहर बसा दिया जाएगा, इसी वजह से तो कंट्रोवर्सी हो रही है। इसी वजह से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया सॉल्ट पैन में आप ये ऐसे शहर वगैरह नहीं बसा सकते। और आज दोस्तों अगर आप देख पाते हैं तो हमारे देश में 60,000 एकड़ की ज़मीन ऐसी है जिसको सॉल्ट पैन लैंड्स के नाम से हम जानते हैं। और ये ज़मीन ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इस 60,000 एकड़ का हिस्सा जो है, इसमें से 20,716 एकड़ यहाँ पर केवल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है दूसरा और तीसरा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ज़मीन, जिसमें से यहाँ पर 200-250 एकड़ जो भी यहाँ पर बात हो रही है, इस ज़मीन को मतलब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सौंपा जा रहा है, जिसकी वजह से यह मामला यहाँ पे वापस से उठकर आ चुका है। क्योंकि जो ये सॉल्ट पैन होते हैं, ये शहर को बचाता है अलग अलग चीज़ों से। बाढ़ आएगी तो ये पानी को काफ़ी ज़्यादा सोख लेता है, कई सारी स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की। तो वही बोला जा रहा है कि इस वजह से ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पर रिसेंटली इरप्ट हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? सॉल्ट पैन के बारे में समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। अगला आर्टिकल, अगले न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों लायन टेल्ड मैकाओ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और ये आज का हमारा 7वां इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और शायद ये आखिरी न्यूज़ भी है। काम का है, GS पेपर नंबर 3, एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। तो खबर क्या है? एक लायन टेल्ड मैकाओ, हुआ क्या है, इसकी जिस बंदर की जो पूंछ है दोस्तों आप देख पाएंगे, ये लायन की तरह है, शेर की तरह है। इसका कुछ बॉडी शेप स्ट्रक्चर भी शेर की तरह है ना। इसके चेहरे के आसपास देख पाओगे तो ग्रे कलर के बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो ये बियर्ड है, इसको कई बार बियर्डेड मंकी भी बोल देते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर ये जो लायन टेल्ड मैकाओ है, इसने एक बर्थ दिया है, जन्म दिया है एक यंग मैकाओ को रिसेंटली कर्नाटका के मैसूरू में, जिस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो लायन टेल्ड मैकाओ का साइंटिफिक नेम है मकाका साइलेनस। ये दोस्तों ओल्ड वर्ल्ड मंकी के कैटेगरी में कवर किया जाता है। ये जो मंकी हैं, इनको देख पाएंगे तो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है। ये 17 अलग अलग प्रकार के वोकलाइजेशंस का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए। ग्रे कलर के हेयर्स इनके मुंह पे नजर आएंगे चारों तरफ, है ना। तो इनका जो नाम है, इसको कई बार बियर्डेड मंकी बोल देते हैं, है ना। इनका जो शेप है, जो स्पेशली अपीयरेंस है, उसको देखते हुए, लुक को देखते हुए, तो बियर्डेड मंकी के साथ साथ दोस्तों बोला जाता है इस मंकी की जो पूंछ है ना, वो शेर की तरह मिलते जुलती है, शेर की तरह है, पतली सी, और यहाँ पर उसी स्ट्रक्चर में। इस वजह से इसको हम क्या बोलते देते हैं, लायन टेल्ड मैकाओ, शेर की पूंछ की तरह वाला यहाँ पर एक बंदर। ये वाला जो लायन टेल्ड मैकाओ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल भारत में पाया जाता है। कुछ स्पीशी अगर हम देखेंगे भारत में जो पाई जाती हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर में। जो वेस्टर्न घाट्स वाले जंगल है, रेन फॉरेस्ट, जिसकी अभी हमने बात भी की स्टार्टिंग में, वहीं पर ये मैकाओ की स्पीशी पाई जाती हैं। इनको खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर यह है कि लगातार ये जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं, तो ये जाएंगे कहाँ, बाहर निकल कर आ जाएंगे। इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में भी है। अब एट दी लास्ट बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, यानी कि इन लायन टेल्ड मैकाओ को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है।
तो IUCN के अंदर में दोस्तों इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि इनकी प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी कि इनको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। इंटरनेशनल व्यापार वगैरह आप इतना नहीं कर सकते, उस पर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारे आर्टिकल्स हमने छोटे से सेशन में बहुत ही डिटेल से कवर किए हैं। चलिए अब देखते हैं आपने कितना ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ को सुना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ लाइन से। इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, इसका स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इससे पता चलेगा आपका कंसंट्रेशन लेवल कहाँ पे था। तो पहला प्रीलिम्स रैपिड फायर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे बात हो रही है कि वाई आर टार्डिग्रेड्स कंसिडर्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। आखिरकार हम टार्डिग्रेड्स को क्यों एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं? पहला, क्या ये बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं अलग अलग हैबिटेट में इस वजह से, या ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, या ऑप्शन नंबर सी ये केवल डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इनको एक पतले पानी की लेयर की ज़रूरत होती है अपने बॉडीज़ के आसपास जीवित रहने के लिए। तो बताइए चारों में से कौन सा सही उत्तर है? बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जमशेदपुर जो शहर है, जो ये सिटी है, ये कौन से नदी के किनारे पाई जाती है? कौन से नदी के किनारे है बताना है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, बी ताप्ती, सी सुवर्णरेखा, या फिर डी मूसी। ठीक है, दीजिए इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में। इस पर्टिकुलर मिसाइल को लेकर आपके पास में अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये शैडो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस मिसाइल को जॉइंटली डेवलप किया गया है 2 देशों के माध्यम से, एक है यूके और दूसरा है फ्रांस। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहला ही आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, आज हमारे पृथ्वी का जितना भी लैंड सरफेस एरिया है उसका 20% हिस्सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ने घेरा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि 50% से ज़्यादा जो लैंड बेस्ड प्लांट और एनिमल की जो स्पीशीज़ पृथ्वी पर पाई जाती हैं इसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देख सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है, यहाँ पे बहुत सारा जो कार्बन है पृथ्वी का वो यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ नजर आता है। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही है, या फिर डी सारे गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सॉल्ट पैन लैंड्स के बारे में। तो सॉल्ट पैन लैंड को लेकर आपके पास में अगेन 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सॉल्ट पैन लैंड्स हैं ये लो लाइंग लैंड्स होते हैं जहाँ पर एक समय पर समुद्र का पानी हुआ करता था, बट वो मतलब ख़त्म हो गया है, सूख गया है, इवेपोरेट हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर केवल नमक और दूसरे मिनरल्स बचे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोला जाता है कि भारत के अंदर में सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ज़मीनों के अंदर में यानी सॉल्ट पैन लैंड्स में अलाउ की गई हैं। केवल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन को छोड़ के आप सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप चेक कीजिएगा, रीमैच कीजिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन से मैं आंसर देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था आपसे सॉल्ट पैन लैंड्स के बारे में कि बताइए 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। पहला, क्या ये लो लाइंग लैंड्स हैं जहाँ पे समुद्र का पानी रहता था एक समय पर वो सूख गया और नमक और मिनरल बचे? जी सही बात है। दूसरा, क्या यहाँ पे सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउ की गई हैं? नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं की गई है, केवल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन अलाउ है और सॉल्ट को निकालना अलाउ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कि बताओ तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारे पृथ्वी पर जितना भी लैंड सरफेस एरिया है उसका 20% हिस्सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने घेरा हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कितना घेरा हुआ है मैंने आपको बताया था 6%, नॉट 20%। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा यहाँ पर सही है कि हाँ 50% लैंड बेस्ड प्लांट्स एनिमल्स यहीं पे पाए जाते हैं। तीसरा भी सही है कि यहाँ पे बहुत सारा कार्बन स्टोर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट्स सही हैं, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि भाई ये लॉन्ग रेंज का एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये सही बात है?
नहीं, मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। बट दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि ये मिसाइल यूके और फ्रांस ने मिलकर डेवलप की है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया जमशेदपुर शहर के बारे में, ये कौन से नदी के किनारे लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुबर्णरेखा, जिसके बारे में कई बारी हम बातचीत कर चुके हैं। फिर आपसे पूछा गया कि आखिरकार जो ये टार्डिग्रेड्स हैं, इन टार्डिग्रेड्स को हम एक्स्ट्रोमोफाइल्स क्यों बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक्स्ट्रोमोफाइल्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कितने भी हार्श एनवायरमेंट्स हो, चाहे कितने भी एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स हो, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे कितना ही ठंडा रीजन हो, कितना ही गर्म रीजन हो, उस सब में सर्वाइव कर पाएंगे। तो टार्डिग्रेड्स भी उसी प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन, ये थे हमारे क्वेश्चंस। कितना मज़ा आया, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो क्वेश्चन बंद करने पड़ेंगे। आंसर देंगे रेगुलर बेसिस पे, तभी क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। 6 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा एक इंपॉर्टेंट मिशन है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। और कल सुबह 7:30 बजे रेडी रहना। 7:30 से 8 बजे के बीच में द हिंदू का वीडियो आपके पास में आ जाएगा। अपने जितने भी छोटे आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एक दिन पहले ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।